बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर यासिर खान। जहां हमने लेक्चर को ख़त्म किया था वहीं से हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम सेल बायोलॉजी के यूनिट को स्टडी कर रहे थे। आज हमें ऑर्गेनेलीज के हवाले से पढ़ना है। ऑर्गेनेलीज होती क्या है, सबसे पहले आपको उसकी डेफिनेशन का पता हो। ऑर्गेनेलीज को हम कहते हैं दीज आर एक्चुअली द सब सेलुलर स्ट्रक्चर दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इन अ सेल। सब सेलुलर इस वजह से कहते हैं क्योंकि सेल से छोटे होते हैं। ये सब सेलुलर इस वजह से भी कह रहे होते हैं क्योंकि सेल के अंदर मौजूद होते हैं। तो वो कोई अगर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करे उसे हम स्ट्रक्चर को नाम देते हैं ये ऑर्गेनेली है। ऑर्गेनेली से अक्सर जो एमसीक्यू आता है वो इसकी क्लासिफिकेशन से आ जाता है। ऑर्गेनेलीज हमारे पास कुछ ऐसी भी हैं जो नॉन मेम्ब्रेनस है, कुछ ऑर्गेनेलीज हमारे पास है नॉन मेम्ब्रेनस, और कुछ ऑर्गेनेलीज हमारे पास ऐसी हैं जो सिंगल मेम्ब्रेनस है, जिनकी सिर्फ एक मेम्ब्रेन है, और कुछ ऑर्गेनेलीज हमारे पास ऐसी हैं जो डबल मेम्ब्रेनस है। तो तीन तरह से हम ऑर्गेनेलीज को क्लासिफाई कर रहे होते हैं। कुछ हमारे पास नॉन मेम्ब्रेनस, कुछ हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेनस, और कुछ हमारे पास डबल मेम्ब्रेनस। तो हम देखते हैं इनके एग्जांपल में कौन कौन से एग्जांपल इंक्लूड है। तो एक एमसीक्यू यहीं से आ जाता है। देखिए जो नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज है उसके अंदर शामिल है राइबोसोम। राइबोसोम इज अ नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली। इसी तरह से इसके अंदर शामिल है साइटोस्केलेटन। इसी तरह से जो नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है उसके अंदर शामिल है सेंट्रियोल। इसी तरह से जो नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है उसमें शामिल है न्यूक्लियोलस। क्या शामिल है? न्यूक्लियोलस शामिल है। तो ये मैंने कुछ नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज के बारे में लिखा। मैं इन्हीं को चार को ऑप्शंस बना लेता हूं। अल्फा ऑप्शन में राइबोसोम, बीटा ऑप्शन में साइटोस्केलेटन, चार्ली ऑप्शन में सेंट्रियोल, और डेल्टा ऑप्शन में न्यूक्लियोलस। और एमसीक्यू आपसे पूछ लेता हूं कि आप बताएं इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनेली है जो सब सेलुलर ऑर्गेनेली नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब सेलुलर ऑर्गेनेली। तो उसका जो आंसर है वो आपने बताना है। ठीक है, इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनेली है जो सब सेलुलर ऑर्गेनेली नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से भी एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है। सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज के मैं नाम लिखता हूं। हमारी बुक के अंदर एक जो ऑर्गेनेली सिंगल मेम्ब्रेनस मेंशन है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरी जो सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली हमारी बुक के अंदर है वो है गोल्जी ऑपरेटस। इसके अलावा सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली में शामिल है लाइसोसोम। इसके अलावा परऑक्सीसोम। इसके अलावा ग्लाइऑक्सीसोम। वैक्यूल। ये वो ऑर्गेनेलीज हैं जो सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज है। इसके अलावा भी हैं, तो मैंने सिर्फ इतनी मेंशन की ये सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज है। उसके बाद डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज कौन सी है? डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज जो है वो तीन है। उसमें एक जो है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली। क्लोरोप्लास्ट। और तीसरी जो डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है वो है न्यूक्लियस। तो ये कुछ सिंगल मेम्ब्रेनस, नॉन मेम्ब्रेनस और डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज मैंने मेंशन की है। यहां से लास्ट में एमसीक्यू आता है कि मैं फर्स्ट करें ऑप्शंस रख लेता हूं। अल्फा ऑप्शन में हमारे पास है राइबोसोम, बीटा ऑप्शन में है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चार्ली ऑप्शन में है वैक्यूल। चलें चार्ली ऑप्शन हम ग्लाइऑक्सीसोम रख लेते हैं, और डेल्टा ऑप्शन हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया।
ये चार ऑप्शंस हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि आप बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली, ऑप्शंस गिवन है। इसी तरह से पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली, गिवन है। इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट्स। तो देखें ये सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, ग्लाइयोक्सिसोम भी है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है। तो हमने स्टेटमेंट को चेंज करके क्या कहा, एक ऐसी सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली बताएं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट में हो, तो वो फिर क्या है, ग्लाइयोक्सिसोम है, गिवन ऑप्शंस में से। ठीक है, गिवन ऑप्शंस मैंने अल्फा में राइबोसोम रखा, बीटा में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चार्ली में ग्लाइयोक्सिसोम और डेल्टा में माइटोकॉन्ड्रिया। तो उस केस के अंदर आंसर क्या बनेगा, ग्लाइयोक्सिसोम बनेगा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि एक जो एमसीक्यू है जो जिसके अंदर वो इस क्लासिफिकेशन से लाजमी पूछा जाता है। तो ये तो होगी हमारे पास ऑर्गेनेलीज की क्लासिफिकेशन क्या है, किस तरह से हम ऑर्गेनेलीज को क्लासिफाई कर रहे होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं ऑर्गेनेलीज की तरफ, वन बाय वन हमने इनको स्टडी करना है। सबसे पहले मैं न्यूक्लियस से स्टार्ट करूंगा। बुक में हमारा जो सीक्वेंस दिया हुआ है उस सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा, मैं जिस सीक्वेंस को फॉलो कर रहा हूं उस सीक्वेंस से ऑर्गेनेलीज एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही है। तो मैं यहां पे स्टार्ट कर रहा हूं न्यूक्लियस से कि न्यूक्लियस बेसिकली क्या है। स्टार्ट में जब हमने डिस्कवरी ऑफ सेल को स्टडी किया था तो वहीं पर मैंने आपको बता दिया था कि एक साइंटिस्ट ऐसा भी था जिसने सेल के अंदर एक डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर को देखा, एक डार्कली स्टेन्ड बॉडी को देखा, और उसने उस डार्कली स्टेन्ड बॉडी को नाम दिया न्यूक्लियस का, और उस साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट ब्राउन। तो ये अक्सर एमसीक्यू आ जाता है कि न्यूक्लियस को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, तो वो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया। अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियस के नंबर्स की बेस पे वन बाय वन चीजों को स्टडी करते हैं। न्यूक्लियस के नंबर्स की बेस पे हमारे पास सेल्स जो है वो किस तरह से क्लासिफाई हुए हैं। ऑन द बेस ऑफ नंबर्स वी कैन क्लासिफाई द सेल्स। किस तरह से क्लासिफाई कर रहे हैं, ऑन द बेस ऑफ नंबर्स वी कैन क्लासिफाई द सेल्स इनटू। हमारे पास कुछ सेल्स ऐसे भी होंगे जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होगा, कुछ ऐसे भी होंगे जिनके अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस है, कुछ ऐसे हैं जिनमें दो हैं, और कुछ ऐसे सेल्स भी मौजूद हैं जिनके अंदर दो से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। तो उस बेस पे हम क्लासिफाई कर देते हैं वो तमाम सेल जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, उनको हम नाम देते हैं ए न्यूक्लिएटेड का। क्या नाम देते हैं, ए न्यूक्लिएटेड का। जिनके अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उनको हम नाम देते हैं यूनी न्यूक्लिएटेड। क्या नाम देते हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड का। कुछ ऐसे भी हैं जिनके अंदर दो न्यूक्लियस मौजूद होते हैं सिंगल सेल के अंदर, और उनको हम नाम देते हैं बाई न्यूक्लिएटेड का। क्या नाम दे दिया हमने, बाई न्यूक्लिएटेड का नाम दे दिया। और कुछ ऐसे भी हैं जिनके अंदर दो से ज्यादा न्यूक्लियस मौजूद है, उनको हम नाम दे रहे हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड का। मल्टी न्यूक्लिएटेड हमने कह दिया। हम देखते हैं इनकी एग्जांपल्स जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल में से एमसीक्यू आता है, लेकिन जो ए न्यूक्लिएटेड है उसमें आपको एग्जांपल्स मिलेंगी। जैसा कि हम उसमें एग्जांपल देते हैं मैच्योर आरबीसी ऑफ मैमेलियन सेल। याद रखिएगा, मैमेलियन सेल का जो मैच्योर आरबीसी होता है, जब वो मैच्योर हो जाता है तो उसको, जिसे आप एरिथ्रोसाइट्स का नाम भी देते हैं, वो विदाउट न्यूक्लियस होता है, ए न्यूक्लिएटेड हम उसे कहते हैं। इसी तरह से एग्जांपल हमारे पास मौजूद है प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स के अंदर भी न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, ठीक है। तो ये ए न्यूक्लिएटेड की एग्जांपल होगी जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। यूनी न्यूक्लिएटेड, आमतौर पे जो सेल है उनके अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो यूनी न्यूक्लिएटेड की जो एग्जांपल है वो है स्मूथ मसल सेल, स्मूथ मसल सेल और कार्डियक मसल सेल। देखिए आपको बुक के अंदर जो कार्डियक
तो स्मूथ मसल सेल और कार्डियक मसल सेल जो है वो यूनिन्यूक्लिएटेड के एग्जांपल। बाइन्यूक्लिएटेड के अंदर आपने एक एग्जांपल पढ़ी चैप्टर नंबर 6 पैरामीशियम में, दो न्यूक्लियस मौजूद हैं। इसी तरह से बाइन्यूक्लिएटेड के एग्जांपल है हिपैटोसाइट्स। क्या एग्जांपल है? हिपैटोसाइट्स। These are actually the example of binucleated, यानी कि दो न्यूक्लियस पर सेल मौजूद है। मल्टीन्यूक्लिएटेड के एग्जांपल में आपको मिलेंगे स्केलेटल मसल सेल। तो ये हमने न्यूक्लियस को ऑन द बेस ऑफ नंबर बताया कि कोई सेल है उसके अंदर अगर न्यूक्लियस का एक नंबर है तो यूनिन्यूक्लिएटेड है, दो है तो बाइन्यूक्लिएटेड है, तीन है सॉरी दो से ज्यादा है तो मल्टीन्यूक्लिएटेड है, अगर कोई नहीं है तो एन्यूक्लिएटेड है। ये तो हमारे पास होगी न्यूक्लियस की क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ नंबर। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या न्यूक्लियस की कोई शेप भी होती है? यस, बिल्कुल शेप होती है न्यूक्लियस की। तो उस बेस पे हम देखते हैं कि न्यूक्लियस की शेप कौन कौन सी है। शेप ऑफ न्यूक्लियस, ज्यादातर आपको न्यूक्लियस किस शेप के अंदर नजर आएगा, और फिर इसके अलावा कौन कौन सी शेप एग्जिस्ट करती हैं तो उन तमाम को हम देखते हैं। ज्यादातर जो न्यूक्लियस की शेप आपको नजर आएगी वो नजर आएगी सर्कुलर। ज्यादातर सेल्स के अंदर न्यूक्लियस की शेप आपको कैसी नजर आ रही है? सर्कुलर नजर आ रही है ज्यादातर सेल्स के अंदर। लेकिन कुछ सेल ऐसे भी हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस की शेप जो है वो ओवल है। देखिए ये है सर्कुलर शेप। कुछ हमारे पास ऐसे सेल्स भी हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस की शेप ओवल होती है, ऐसी होती है शेप, ये ओवल शेप है। और इसकी एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास स्मूथ मसल फाइबर सेल होते हैं, स्मूथ मसल फाइबर सेल है, वो उनके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो ओवल शेप का होता है। इसके अलावा न्यूक्लियस जो है वो बाइलोब्ड भी हो सकते हैं, न्यूक्लियस जो है वो ट्राइलोब्ड भी हो सकते हैं, और न्यूक्लियस जो है वो मल्टीलोब्ड भी हो सकता है। बाइलोब, ट्राइलोब या फिर मल्टीलोब। देखिए बाइलोब की हम पहले शेप बनाते हैं। ये ऐसे है बाइलोब, दो लोब बने हुए हैं। ट्राइलोब, तीन लोब बने हुए हैं। तो हमारे पास न्यूक्लियस की शेप के अंदर ऐसी शेप्स भी हैं मल्टीलोब, यानी कि तीन से भी ज्यादा लोब्स बने हुए हैं, तो हम कह रहे हैं ये मल्टीलोब है। तो न्यूक्लियस जो है वो इन तमाम शेप्स के अंदर मौजूद हो सकता है। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि बाइलोब्ड न्यूक्लियस कौन से सेल्स में मौजूद है। देखिए ये तमाम चीजों का रेफरेंस हमारी बुक में मौजूद है। चैप्टर नंबर अगर आप 14 देखेंगे वहां पे जो टेबल बनी हुई है हमारे पास ब्लड की कंपोजिशन की, तो वहां पर ये आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। तो बाइलोब के अंदर जो हम एग्जांपल देते हैं वो है इओसिनोफिल, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स। ट्राइलोब बेसोफिल, बेसोफिल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो ट्राइलोब होता है। न्यूट्रोफिल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो मल्टीलोब है। ठीक है, तो ये हमने क्लासिफाई कर लिया ऑन द बेस ऑफ शेप कि जो वेरियस सेल्स हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियस है उसकी शेप भी मुख्तलिफ होती है। तो शेप की बेस पे हमने क्लासिफिकेशन देखी। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या न्यूक्लियस की जो सेल के अंदर पोजीशन है वो फिक्स है या वो भी वेरी करती रहती है। तो उस बेस पे पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस,
क्या न्यूक्लियस की पोजीशन सेल के अंदर जो है वो एक ही जगह पर मौजूद है या फिर वो वेरियस पोजीशंस के ऊपर मौजूद होता है, उस बेस पे हम देखते हैं। न्यूक्लियस की पोजीशन सेल के अंदर या तो सेंट्रिक हो सकती है, सेंट्रिक यानी कि सेल के बिल्कुल सेंटर के अंदर मौजूद होगा। ये एक सेल है, सेल के बिल्कुल सेंटर के अंदर अगर न्यूक्लियस मौजूद है तो तब हम उस पोजीशन को कह रहे हैं कि ये सेंट्रिक है। और इसकी एग्जांपल कौन सी है? आपने एनिमल और प्लांट सेल के डिफरेंस के अंदर पढ़ा कि जो एनिमल सेल होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो सेंटरली लोकेटेड होता है, बिल्कुल सेंटर में पड़ा हुआ होता है, और जो वैक्यूल्स होते हैं वो पेरिफेरी पे होते हैं। अब इसी तरह हमारे पास कुछ ऐसे भी सेल हैं जिनके अंदर जो न्यूक्लियस की पोजीशन है वो इसेंट्रिक है, एक्सेंट्रिक भी कहते हैं, इसेंट्रिक भी कहते हैं। और ये किसके अंदर है? ये है प्लांट सेल के अंदर। ये हमारे पास एक सेल है, आपको पता है कि इसके केस में बेसिकली क्या होता है, सेंटर के अंदर एक लार्ज वैक्यूल मौजूद होता है। सेंटर के अंदर लार्ज वैक्यूल मौजूद होने की वजह से हम कहते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा सा साइड पे गया हुआ होता है। तो इसकी एग्जांपल अगर हमसे पूछ ली जाए तो वो एग्जांपल है प्लांट्स की। जो प्लांट सेल है उसमें जो न्यूक्लियस है वो साइड पे होता है, वैक्यूल सेंटर में लोकेटेड होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे सेल्स भी हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरल होता है, यानी पेरिफेरी पे मौजूद होता है। इसकी एग्जांपल भी हमारी बुक में मौजूद है। हमारे पास कुछ सेल्स ऐसे हैं, जैसा कि हम पहले एग्जांपल देख लेते हैं, एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स यानी कि फैट स्टोरिंग सेल्स। आपने चैप्टर 12 में पढ़ा एडिपोस टिश्यू, फैट स्टोरिंग टिश्यूज। उनके अंदर आपने देखा कि सेल के बिल्कुल दरमियान में क्या होता है, फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं। फैट जो है वो स्टोर हो जाता है, उसकी वजह से न्यूक्लियस पेरिफेरी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ऐसी कुछ न्यूक्लियस की पोजीशन आती है कि ये एक एडिपोस या एडिपोसाइट्स है, इसके बिल्कुल सेंटर के अंदर सारा का सारा जो है वो फैट ग्लोब्यूल्स मौजूद है, और पेरिफेरी की तरफ एक कॉर्नर पे आपको जो है वो न्यूक्लियस नजर आएगा। तो हम कहेंगे कि न्यूक्लियस ऑन द बेस ऑफ पोजीशन सेंट्रिक भी हो सकता है, एक्सेंट्रिक भी हो सकता है, पेरिफेरल भी हो सकता है। तो ये हमने कुछ देखा न्यूक्लियस की पोजीशन, न्यूक्लियस की शेप की बेस पे और नंबर ऑफ न्यूक्लियस की बेस पे किस तरह से क्लासिफिकेशन की जा रही है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। और ये जो टॉपिक है इसमें ज्यादातर जो एमसीक्यूज है वो स्ट्रक्चर से आ रहे हैं कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हम अब देखते हैं न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ज्यादातर एमसीक्यू आपको यहीं से मिलेंगे। स्टार्ट में हमने जब क्लासिफिकेशन की ऑर्गेनेलीज की तो मैंने आपको बताया कि ये एक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है, और डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली के आपको इस तरह से नजर आएगी कि यहां पर दो मेम्ब्रेन मौजूद है। क्या मौजूद है? दो मेम्ब्रेन मौजूद है। एक आउटर मेम्ब्रेन का हम नाम देते हैं और एक को हम नाम देते हैं इनर मेम्ब्रेन का। तो दो मेम्ब्रेन है यहां पर, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। तो जो न्यूक्लियस होता है ये एक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। इसके अंदर इसका अपना डीएनए मौजूद है, अपने राइबोसोम्स मौजूद है। ये एक ऐसी ऑर्गेनेली है। देखिए ये मैंने एक मेम्ब्रेन ड्रॉ की, इसके साथ अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसी दूसरी मेम्ब्रेन भी नजर आएगी। तो ये एक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। देखिए अगर आप आउटर और इनर मेम्ब्रेन को देखें तो दोनों के दरमियान आपको स्पेस भी थोड़ी थोड़ी नजर आ रही है।
स्पेस को भी हम एक पर्टिकुलर नाम दे रहे होते हैं कि ये स्पेस बेसिकली है कौन सी, क्योंकि दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस मौजूद है, इस वजह से हम इस स्पेस को पेरी न्यूक्लियर स्पेस का नाम देते हैं। मैं अभी इसका नाम जो है वो यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इस तरह से मौजूद होती हैं दो मेम्ब्रेन न्यूक्लियस की। कहीं कहीं पर आपको पोर्स भी नजर आ रहे हैं। मैं सबसे पहले इसको लेबल कर लेता हूँ। देखिए ये जो बाहर मेम्ब्रेन है इसको हम नाम देते हैं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एन से न्यूक्लियर, एम से मेम्ब्रेन। ये जो अंदर है इसे हम नाम देते हैं इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन्स को कलेक्टिवली हम नाम दे रहे होते हैं कैरियोथीका। कैरियोथीका का नाम दे रहे होते हैं। देखिए आपने पहले पढ़ा कैरियन से टर्म डिराइव हुई है। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। इस वजह से हमने इसी से डिराइव की टर्म आगे यूज की प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर। तो कैरियोथीका। अब देखिए जहां जहां पर ये दोनों मेम्ब्रेन आपस में इन कांटेक्ट है वहां पर एक पोर भी मौजूद है, जिस पोर को हम नाम क्या दे रहे हैं, न्यूक्लियर पोर का नाम दे रहे हैं, न्यूक्लियर पोर का नाम दे रहे हैं। इसके बाद न्यूक्लियस के अंदर जो आपको एक मटेरियल नजर आ रहा होगा उसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म का, जस्ट लाइक दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। यहां पर भी मटेरियल मौजूद होता है और उसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म का। दो मेम्ब्रेन के दरमियान आपको जो स्पेस नजर आ रही है वो बहुत छोटी स्पेस है, ठीक है। और उस स्पेस को हम कहते हैं इट इज एक्चुअली द, ये जो हमारे पास ल्यूमेन मौजूद होता है ये इसे हम कहते हैं इट इज एक्चुअली द न्यूक्लियर ल्यूमेन। क्योंकि अब इसे आप पेरी न्यूक्लियर स्पेस भी कहते हैं, जो मैंने स्टार्ट में बताया आपको। पेरी न्यूक्लियर स्पेस याद रखिएगा। आगे एक और स्पेस भी है कि जिसे हम पेरीप्लाज्मिक स्पेस का नाम देते हैं, तो वो फिर मैं आपको बताऊंगा कि पेरी न्यूक्लियर स्पेस और पेरीप्लाज्मिक स्पेस के अंदर क्या डिफरेंस होता है। देखिए जहां जहां पर दोनों मेम्ब्रेन आपस में इन कांटेक्ट हुई वहां पर एक पोर मौजूद है जिसे हम न्यूक्लियर पोर का नाम दे रहे हैं। इसी न्यूक्लियर पोर से ही कुछ चीजें जो है वो अलाउ होती हैं न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ जाने के लिए। तो वो कहां से लीक आउट हो रही है, वो इसी न्यूक्लियर पोर से ही रिलीज हो रही है और बाहर जा रही है। यहां पर जो है वो पेरी न्यूक्लियर स्पेस है। अगर आप देखेंगे इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर तो यहां पर आपको एक डेंस बॉडी भी नजर आएगी और उस डेंस बॉडी को हम क्या नाम देते हैं, उस डेंस बॉडी को हम नाम दे रहे होते हैं न्यूक्लियोलस का। क्या नाम दिया हमने, न्यूक्लियोलस का नाम दिया। यहां पर आपको ऐसे फाइबर्स भी नजर आ रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर जिसको हम नाम दे रहे हैं क्रोमेटिन फाइबर्स का। तो जो बेसिक चीजें हमें न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर में नजर आ रही हैं वो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं जिनकी डिटेल अभी हमें आगे देखनी है। न्यूक्लियोलस हमें नजर आ रहा है, न्यूक्लियोप्लाज्म नजर आ रहा है, आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नजर आ रही है। तो इन चीजों को हमने आगे स्टडी कर रहे हैं कि बेसिकली ना इन तमाम चीजों का रोल क्या होता है। तो ये हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। अब हम देखते हैं कि वन बाय वन इनका रोल क्या होता है, ठीक है बेटा। तो वन बाय वन हम इनका रोल देखते हैं। देखिए बेटा न्यूक्लियस के ना हम कुछ मेजर पार्ट्स को स्टडी कर रहे हैं। उसमें मैंने सबसे पहले न्यूक्लियर कोर लिखा हुआ है, फिर न्यूक्लियोप्लाज्म है, फिर न्यूक्लियोलस है, उसके बाद है क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन बॉडी भी आप कह सकते हैं। न्यूक्लियस आपको कब कब विजिबल होता है, देखिए जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तो आप उस वक्त पढ़ते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है माइटोसिस में आपने पढ़ा कि प्रोफेज में न्यूक्लियस जो है वो बेसिकली डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो जाता है।
ठीक है, इसका मतलब है न्यूक्लियस आपको कब कब विजिबल है, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा। इसमें हमने देखा न्यूक्लियर पोर्स के बारे में कि जहां जहां दो मेम्ब्रेन इकट्ठी हो रही है वहां पर एक पोर मौजूद है जिसको हम न्यूक्लियर पोर का नाम देते हैं, फ्रॉम वेयर द न्यूक्लियर मटेरियल लीक्स आउट इनटू द साइटोप्लाज्म। याद रखिएगा, सेल से बाहर नहीं जा रहा, साइटोप्लाज्म के अंदर लीक आउट हो रहा है। और साइटोप्लाज्मिक मटेरियल और न्यूक्लियर मटेरियल को ही सेपरेट करवाने के लिए वहां पर जो मेम्ब्रेन्स मौजूद हैं जिन्हें हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स का नाम देते हैं। लेकिन न्यूक्लियर पोर किसी भी सेल के अंदर कितने मौजूद होते हैं? यूजुअल केस के अंदर हम कहते हैं तकरीबन 1000 to 10,000 न्यूक्लियर पोर पर सेल मौजूद है आमतौर पर। अब हमारी बुक में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसा कि आपको एक अनडिफरेंशिएटेड एग सेल नजर आ रहा है और उस अनडिफरेंशिएटेड एग सेल के अंदर 30,000 न्यूक्लियर पोर पर सेल नजर आ रहे हैं। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। इसी तरह से आपके पास एक डिफरेंशिएटेड एरिथ्रोसाइट है। एरिथ्रोसाइट के अंदर आपको जो न्यूक्लियर पोर नजर आएंगे वो तकरीबन है 3 to 4। अब ये जो एरिथ्रोसाइट्स हैं ये अदर देन द मैमेलियन सेल है जिसमें 3 to 4 न्यूक्लियर पोर है, क्योंकि मैमेलियन सेल का जो न्यूक्लियस होता है, मैमेलियन सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है। तो ये जो आरबीसीज के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना वो एब्सेंट होता है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अदर देन द मैमेलियन सेल एरिथ्रोसाइट्स। तो न्यूक्लियर पोर से मटेरियल कौन-कौन सा लीक आउट हो सकता है फ्रॉम द न्यूक्लियस इनटू द साइटोप्लाज्म? तो यूजुअल केस के अंदर हम कहते हैं कि जो लीक होने वाला मटेरियल है वो है राइबोसोमल सब यूनिट्स। क्या? राइबोसोमल सब यूनिट्स। इसके अलावा लीक आउट होने वाला जो मटेरियल होता है वो है आरएनए। आरएनए राइबोसोमल सब यूनिट्स, ये ऐसे कुछ मटेरियल हैं जो न्यूक्लियस से लीक आउट होके साइटोप्लाज्म के अंदर जाते हैं। याद रखिएगा डीएनए कभी नहीं जाता, उस न्यूक्लियर पोर से डीएनए नहीं गुजर सकता। इस वजह से डीएनए पहले मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट होता है, फिर मैसेंजर आरएनए देन ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म वेयर द प्रोटीन फॉर्मेशन अकर्स। तो वहां से राइबोसोमल सब यूनिट्स और आरएनए जो है वो ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम द न्यूक्लियस इनटू द साइटोप्लाज्म। ये है न्यूक्लियर पोर के बारे में, यहां से एमसीक्यू पूछे जाते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म जस्ट लाइक दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल मौजूद होता है ना उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम देते हैं। उस मटेरियल में है क्या क्या शामिल? उसके अंदर शामिल होते हैं एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स? एंजाइम्स फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। क्योंकि आपने पढ़ा कि इन केस ऑफ द यूकैरियोट्स डीएनए कहां मौजूद होता है? न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। बाकी भी कुछ ऑर्गेनेलिज में है लेकिन हम न्यूक्लियस की बात करते हैं। अगर वहां डीएनए मौजूद है इसका मतलब है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए किधर होनी है? न्यूक्लियस के अंदर होनी है। अगर वहां पर रेप्लिकेशन हो रही है इसका मतलब ये हुआ कि जो रेप्लिकेशन के एंजाइम्स है ना वो भी वहीं पर मौजूद है। इसके अलावा न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं। कौन से न्यूक्लियोटाइड्स? जो डीएनए की रेप्लिकेशन के अंदर इन्वॉल्व है। इसके अलावा जो हमारे पास आरएनए बनाने वाले एंजाइम्स हैं, आरएनए फॉर्मिंग एंजाइम्स, वो भी कहां पर मौजूद है? न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म की कंपोजिशन है जिसमें प्रोटीन्स भी मौजूद हैं, जिसमें डीएनए भी मौजूद है और इसके अलावा आरएनए फॉर्मिंग एंजाइम्स भी हैं और आरएनए भी मौजूद होते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना किधर हो रहा है? न्यूक्लियस में हो रहा है। डीएनए से ट्रांसफर आरएनए का बनना किधर हो रहा है? न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। डीएनए से राइबोसोमल आरएनए का बनना किधर हो रहा है? वो याद रखिएगा न्यूक्लियोलस में हो रहा है। न्यूक्लियोलस कहां पड़ा हुआ है? न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ है। तो डीएनए से राइबोसोमल आरएनए का बनना न्यूक्लियोलस में और डीएनए से मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए का बनना न्यूक्लियस के अंदर ही। तो ये हम एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं। न्यूक्लियोलस क्या होता है? कुछ साइंटिस्ट को न्यूक्लियस के अंदर एक और डार्कली स्टेन्ड बॉडी नजर आई जिसको हमने न्यूक्लियोलस का नाम दिया। ये वैसे तो हम कहते हैं नॉन मेम्ब्रेनस है। वैसे क्या है? नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल। इसको
इसको ऑर्गेनेली कंसीडर किया जाता है, बल्कि इसको कहा जाता है कि इट इज एक्चुअली द सब, इट इज नॉट एक्चुअली द सब सेलुलर ऑर्गेनेली, रेदर इट इज द सब न्यूक्लियर ऑर्गेनेली। न्यूक्लियोलस को नॉन मेम्ब्रेनस है। न्यूक्लियोलस को जब आप ज्यादा डीपली स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है कि जो न्यूक्लियोलस है ना, इसके बाहर वाला जो एरिया होता है ना, वो आपको इट अपीयर टू बी अ मेम्ब्रेनस, आपको मेम्ब्रेन लाइक नजर आता है। अदरवाइज हम कहते हैं कि ये जो न्यूक्लियोलस है ना, उसके बाहर का जो एरिया होता है ये ग्रैन्युलर एरिया होता है। कैसा एरिया? ग्रैन्युलर एरिया, आपको बुक में भी मिलेगा। और अंदर जो एरिया है ना वो ऐसा होता है, फिब्रिल्स मौजूद होते हैं अंदर वाले एरिया को हम कहते हैं इट इज एक्चुअली द फिब्रिलर एरिया। बाहर ग्रैन्युलर है और अंदर फिब्रिलर है। तो इस तरह से आपको ये दो एरिया नजर आ रहे होते हैं न्यूक्लियोलस के अंदर। न्यूक्लियोलस के बारे में आपने पढ़ा कि इट इज एक्चुअली द फैक्ट्री फॉर राइबोसोमल प्रोडक्शन। राइबोसोमल प्रोडक्शन किधर हो रही है? न्यूक्लियस के अंदर हो रही है। एंड आल्सो द असेंबली ऑफ राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल की जो असेंबली है वो भी यहीं पे हो रही है, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है बेटा, तो राइबोसोमल प्रोडक्शन और राइबोसोमल आरएनए की असेंबली किधर हो रही है? न्यूक्लियोलस के अंदर हो रही है। न्यूक्लियोलस के अंदर आपको ग्रैन्युलर एरिया बाहर वाला नजर आएगा, अंदर जो है वो फिब्रिलर एरिया नजर आ रहा है। और ये जो फिब्रिल्स है किस चीज के हैं? ये राइबोसोमल आरएनए के, याद रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट है क्रोमेटिन के बारे में। क्रोमेटिन के बारे में आप पढ़ते हैं कि जब अभी सेल की डिवीजन स्टार्ट नहीं होती तो डीएनए जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है ना, वो क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म के अंदर मौजूद होता है। और ये जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो आपने पढ़ा हुआ है दो तरह का होता है। कौन कौन सा? एक तरह का आपने पढ़ा हुआ कि जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है ना, उसको हम नाम देते हैं इट इज द हेट्रोक्रोमेटिन। एक है हेट्रोक्रोमेटिन और दूसरा कौन सा है? यूक्रोमेटिन। तो आप क्रोमेटिन को फर्दर क्लासिफाई कर देते हो दो तरह से, एक हेट्रोक्रोमेटिन है और एक यूक्रोमेटिन है। हेट्रोक्रोमेटिन को हम कहते हैं कि इट इज एक्चुअली नॉट ट्रांसक्राइबिंग, जिसकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती, नॉट ट्रांसक्राइबिंग। डीएनए का वो एरिया जो आगे ट्रांसक्राइब ना हो सके, मैसेंजर आरएनए के अंदर कन्वर्ट ना हो सके, उसको हम हेट्रोक्रोमेटिन का नाम दे रहे हैं। इसको हम कहते हैं कि ये एक वो एरिया होता है डीएनए का जिसकी लेट रेप्लिकेशन होती है, लेट रेप्लिकेटिंग एरिया। जो यूक्रोमेटिन होता है ये ट्रांसक्राइबिंग भी है और इसे हम कहते हैं कि इसकी अर्ली रेप्लिकेशन होती है, अर्ली रेप्लिकेटिंग। आगे बेटा बात आपको समझ है। जो क्रोमेटिन है वो दो तरह से क्लासिफाई होगा, आपने चैप्टर 20 के अंदर पढ़ा। एक हेट्रोक्रोमेटिन है, एक यूक्रोमेटिन है। हेट्रोक्रोमेटिन को हम कह रहे हैं कि ये ट्रांसक्राइब नहीं हो रहा और इसे हम कहते हैं कि लेट रेप्लिकेटिंग होता है, ये ट्रांसक्राइब भी हो रहा है और इसे हम कहते हैं ये अर्ली रेप्लिकेटिंग होता है। क्रोमेटिन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि क्रोमेटिन मटेरियल ही एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन क्या होता है? कंडेंस होता है। और कंडेंस होने के बाद यही जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है ना, ये क्या बना देता है? ये क्रोमोसोम बना देता है। तो हमने क्रोमेटिन के साथ रिलेट करके क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को भी देखना है। तो आपने जिस तरह से चैप्टर 20 के अंदर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, मैं उसी स्ट्रक्चर को यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये एक बड़ा सा आपको क्रोमोसोम दिखाया है, उसके अंदर आपको एक यहां पर कॉन्स्ट्रिक्शन नजर आ रही है। इस कॉन्स्ट्रिक्शन को हम क्या नाम देते हैं? तो इन चीजों को हम यहां पे स्टडी करते हैं, यानी कि हम स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम देख रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम।
तो ये आपको आर मतलब क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, क्रोमेटिड का नाम देते हैं। ये जो आपको एक कॉन्स्ट्रिक्शन नजर आ रही है ना, इस कॉन्स्ट्रिक्शन को हम कहते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या कहते हैं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और इसका दूसरा नाम भी आपने पढ़ा होगा। दूसरा नाम क्या है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन का, इट इज आल्सो नोन एज द सेंट्रोमेयर। क्या कहते हैं इसको, सेंट्रोमेयर का नाम देते हैं। इसके बाहर एक लेयर मौजूद होती है, ये इधर भी, और इस लेयर को हम नाम देते हैं काइनेटोकोर का। इसके अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट है उसको हम नाम देते हैं क्रोमोप्लाज्म का। ये जो बाहर की लेयर होती है क्रोमोसोम की, ये सारी की सारी जो है वो प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, और अंदर हमारे पास डीएनए फाइबर आपको नजर आ रहे होते हैं। तो अंदर डीएनए मौजूद है। तो ये आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है एक क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम बना कहां से, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन यही जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये कंडेंस हुआ, और कंडेंस होके इसने क्या बना दिया, एक क्रोमोसोम बना दिया, जिसके अंदर आपको क्रोमोप्लाज्म भी नजर आ रहा है। बाहर जो है वो प्रोटीन मौजूद है। यहाँ पर जो आपको ये कर्व नजर आ रहा है इसको हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमेयर का नाम देते हैं, जहां पर आर्म कनेक्टेड होते हैं। ये बेसिकली जो बाहर नजर आ रही है ये काइनेटोकोर फाइबर है, where the kinetochore area where the spindle fiber gets attached and involved in the separation of chromosome, जहां से सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम होनी है। ये जो अंदर है यहाँ पर डीएनए मटेरियल मौजूद होता है। अब इस कॉन्स्ट्रिक्शन के साथ साथ ना कुछ ऐसे भी क्रोमोसोम है जिसमें आपको एक और कॉन्स्ट्रिक्शन भी इस तरह से नजर आती है। अगर आप चैप्टर 20 के अंदर डायग्राम देखें तो वहां पे आपको जो एरिया नजर आएगा, इस कॉन्स्ट्रिक्शन को हम नाम देते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन का। और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बारे में याद रखिएगा, इसको हम NOR नॉर भी कहते हैं। नॉर क्या है, एन से है न्यूक्लियोलस, ओ से है ऑर्गेनाइजिंग, और आर से है रीजन। न्यूक्लियोलस, ऑर्गेनाइजिंग, रीजन। तो ये हम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को कह रहे होते हैं। क्रोमोसोम के बारे में याद रखिएगा, जितने हमारे पास डिप्लॉइड सेल होते हैं ना, उनके अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो 2n होता है डिप्लॉइड सेल के अंदर। और जितने हमारे पास हैप्लॉइड सेल है उनके अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर होता है ना, वो हमारे पास बेसिकली क्या होता है, n नंबर होते हैं। जितने भी बॉडी के सेल्स हैं जिन्हें हम सोमैटिक सेल का नाम देते हैं, उन तमाम के अंदर जो नंबर होता है क्रोमोसोम का वो 2n नंबर होता है। जितने हमारे पास जर्म सेल्स हैं, all those cells which are involved in the reproduction process, जैसा कि हम in case of the human कहते हैं sperm और egg। sperm और egg जो है वो जर्म सेल्स है, और उनके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो भी क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। जैसा कि हम कहते हैं कि हमारे अंदर जो सोमैटिक सेल है उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो 46 हैं, लेकिन जो जर्म सेल्स है जैसा कि स्पर्म है उसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो 23 है। इसके अलावा जो वेरियस ऑर्गेनिजम्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दिए हुए हैं वो आपने लाजमी याद करने हैं, यहाँ से भी लाजमी एमसीक्यू आता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास वो एक सबसे पहली ऑर्गेनेली जिसे हमने स्टडी किया, इट वाज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेनस
ऑर्गेनेली है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए भी मौजूद है, न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम्स भी मौजूद है, यानी कि इसके जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद होती है ना, वो सारी की सारी किधर मौजूद है? वो डीएनए के अंदर है। डीएनए खुद कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर है। न्यूक्लियस के बाद जो दूसरी ऑर्गेनेली हमने स्टडी करनी है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इसके साथ रिलेट करके स्टडी कर रहे हैं? क्योंकि आप न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के लेवल पर देखेंगे ना तो आपको नेटवर्क ऑफ चैनल नजर आ रहा होगा। देखो, एंडो का मतलब होता है अंदर, प्लाज्मिक टर्म साइटोप्लाज्म से है, और रेटिकुलम का मतलब होता है चैनल, यानी कि कुछ ऐसे चैनल्स भी आपको साइटोप्लाज्म के अंदर नजर आएंगे विच स्प्रेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, नेटवर्क ऑफ चैनल, और उसको हम क्या नाम देते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना लेता हूँ जिससे हमें अंदाजा हो जाएगा। मैंने आपको कहा था कि जो न्यूक्लियस होता है ना, ये एक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है। अगर आप उसकी आउटर और इनर मेम्ब्रेन को देखेंगे ना तो मैंने आपको कहा था कि ये आपस में कनेक्टेड है, इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, और ये कनेक्टेड इस तरीके से है कि यहां पर कुछ कुछ जगहों पे आपको न्यूक्लियर कोर भी नजर आ रहे हैं। जहां पर आपको न्यूक्लियर कोर नजर आ रहे हैं वहीं से मटेरियल जो है वो लीक आउट हो रहा है। अब जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, ये बेसिकली एक तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ इन कांटेक्ट होती है। हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस भी देखने हैं और साथ में हमने ये भी देखना है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, इसकी क्या कोई टाइप्स भी होती हैं, उन तमाम चीजों को हम देखते हैं। तो देखिए, ये है इसकी आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन इज इन कंटिन्यूअस विद द नेटवर्क ऑफ चैनल्स। यहां पर कुछ नेटवर्क ऑफ चैनल्स मौजूद हैं। आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो तरह की टाइप्स नजर आएंगी। एक तरह की जो इसकी टाइप होती है वो क्लोज टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और एक तरह की जो टाइप होती है इसकी वो क्लोज टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। देखिए, इस तरह के आपको चैनल्स नजर आ रहे हैं, और ये जो चैनल्स हैं ये थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म जो है वो मौजूद होते हैं। एक तरह का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्लोज टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। यहां मैं कंसीडर कर लेता हूं कि इट इज एक्चुअली द सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। एक तरह के जो आपको चैनल्स इसके नजर आएंगे वो क्लोज टू द सेल मेम्ब्रेन नजर आएंगे। देखिए, कुछ जो इसके चैनल्स होते हैं ना वो मौजूद होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिस्टर्नी, और कुछ जो इसके चैनल्स होते हैं ना वो इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल्स मौजूद होते हैं। ये जो आपको क्लोज टू द सेल मेम्ब्रेन नजर आ रहे हैं ये एक तरह का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और जो क्लोज टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नजर आ रहा है वो दूसरी तरह का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो किस किस के अंदर मौजूद होता है और किस में मौजूद नहीं होता। तो हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट इन ऑल द यूकैरियोटिक सेल, तमाम के अंदर मौजूद है। और यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट फ्यू एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के ये आपको तमाम यूकैरियोटिक सेल्स में नजर आएगा। उन एक्सेप्शन में जो मेजर एक्सेप्शन है वो है एरिथ्रोसाइट्स की। एरिथ्रोसाइट्स किसके अंदर? मैमेलियन सेल के अंदर। मैमेलियन सेल के अंदर जो एरिथ्रोसाइट्स हैं उनमें आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नजर नहीं आएगा। हम कहते हैं कि जितने भी ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं ना वो सारे के सारे एरिथ्रोसाइट्स के अंदर बेसिकली एब्सेंट होते हैं। हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ऑन द बेस ऑफ मॉर्फोलॉजी जो है वो दो तरह की टाइप्स में फर्दर क्लासिफाई कर देते हैं।
और दूसरी कौन सी टाइप है? दूसरी है SCR। RER मतलब क्या है इसका? R से है रफ, E से है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, R से SCR, S से है स्मूथ और आगे ER से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी आगे फर्दर दो टाइप्स है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ किस वजह से कह रहे हैं? हम कहते हैं कि जो न्यूक्लियोलस होता है ना उसके अंदर राइबोसोम्स की प्रोडक्शन होती है। यही राइबोसोम्स जो है वो यहाँ से लीक आउट होके आके अटैच किसके साथ हो जाते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हो जाते हैं। अब जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जाके ये अटैच हुए उसको हम नाम देते हैं कि ये बेसिकली क्या है? RER है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वो टाइप जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच है उसको हम RER का नाम देते हैं। तो RER के साथ क्या है? अटैच राइबोसोम्स। अटैच राइबोसोम मौजूद है RER के साथ। SCR विदाउट राइबोसोम, विदाउट राइबोसोम। RER को देखें तो ये क्लोज टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आप वो टाइप बता दें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास हो, तो वो कौन सी है? वो है RER, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास है। और जो SCR होता है इट इज क्लोज टू सेल मेम्ब्रेन या फिर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, क्लोज टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्लोज टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये क्लोज टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जो RER है इसका रोल क्या होता है? पहले हम देख लेते हैं कि किस फॉर्म में है। तो RER को हम कहते हैं कि ये प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ सिस्टर्नी और ये प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल्स। देखिए बेटा ये आपको एक मेम्ब्रेन नजर आ रही है, ये आपको अंदर स्पेस या ल्यूमेन नजर आ रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और ये आपको एक मेम्ब्रेन नजर आ रही है। इस मेम्ब्रेन को हम नाम देते हैं सिस्टर्नी का। फिर इस सिस्टर्नी का क्या काम है? इसका काम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो मटेरियल है उसको सेपरेट आउट करवाना फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक मटेरियल। तो जो RER होता है उसका रोल क्या है? बेसिकली द मेजर रोल ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ या सिंथेसाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, क्योंकि राइबोसोम्स अटैच है और यही जो राइबोसोम्स हैं ये प्रोटीन फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अब यही जो प्रोटीन होती है इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द सेल, जो कि यहाँ अटैच राइबोसोम्स के साथ बन रही है। वो अटैच राइबोसोम्स जो RER के ऊपर मौजूद है, तो ये प्रोटीन प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। जो SCR है इसका रोल क्या होता है? इट इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड। सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स के अंदर इन्वॉल्व होता है। RER जो है वो प्रोटीन को बनाने के साथ साथ उसकी ट्रांसपोर्टेशन में भी इन्वॉल्व है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन। SCR जो है वो इट इज आल्सो इन्वॉल्व इन द इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन को ये बढ़ा देता है SCR। इसके अलावा SCR को आपने पढ़ा मसल फाइबर सेल के अंदर, जहां पे SCR के बारे में आपने पढ़ा कि ये कैल्शियम स्टोरेज करवा रहा है और कैल्शियम स्टोरेज के साथ साथ करवाता क्या है? इट इज इन्वॉल्व इन द कंडक्शन ऑफ
कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। वहीं पर आपने पढ़ा होगा कि जो SCR होता है ना, ये डिवॉइड ऑफ राइबोसोम होता है, कैल्शियम का स्टोरेज करवाता है एंड अपॉन द प्रॉपर स्टिमुलेशन कैल्शियम को वहां से रिलीज करवाता है और इम्पल्स की कंडक्शन करवा रहा होता है SCR। तो SCR का जो मेजर रोल होता है वो सिंथेसिस ऑफ लिपिड में है। इसके अलावा ग्लाइकोजेनोलाइसिस को बढ़ा रहा है, कैल्शियम स्टोरेज करवा रहा है, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स करवा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट जो SCR का रोल है अक्सर पूछ लिया जाता है, इट इज आल्सो इन्वॉल्व इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स। हार्मफुल ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफाई, लेस टॉक्सिक कर देता है उनको। जैसा कि हम कहते हैं कि कैंसर कॉजिंग एलिमेंट्स होते हैं ना, उनको भी ये डिटॉक्सिफाई कर देते हैं, ये SCR है। अब हमें पता हो कि जो RER है वो कौन कौन से सेल्स के अंदर ज्यादा अबंडेंट होता है। उन तमाम सेल्स के अंदर जहां पर प्रोटीन की सिंथेसाइजेशन ज्यादा होनी होती है, जैसा कि हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जिन्होंने क्या करना होता है, जिन्होंने इंसुलिन की प्रोडक्शन को ज्यादा करवाना है, तो उस बेस पे हम कहते हैं कि उनके अंदर ये क्या है, अबंडेंट है। SCR किनके अंदर अबंडेंट होगा, जहां पर लिपिड का मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है। तो SCR अबंडेंट है ज्यादा हमारे पास एडिपोज टिश्यू में, फॉलिकुलर सेल्स में, इसके अलावा लिवर सेल्स के अंदर, जहां पर ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में इन्वॉल्व है। तो ये हमने दोनों के अलग-अलग फंक्शन देखे, मॉर्फोलॉजी देखी। देखिए SCR के ऊपर आपको राइबोसोम्स नजर नहीं आ रहे, क्लोज टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। RER के ऊपर आपको राइबोसोम्स नजर आ रहे हैं, RER क्लोज टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है। ये जो राइबोसोम्स हैं दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स। यहाँ पर जो बनने वाली प्रोटीन्स होती है ना, ये सेल से बाहर भी जा सकती हैं और सेल के अंदर भी रह सकती हैं। ठीक है बेटा, तो सेल के बाहर जा रही है तो कहीं से मॉडिफाई होकर जाएंगी, जिसे हम आगे देखेंगे। SCR क्या करवा रहा है, लिपिड का मेटाबॉलिज्म करवा रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स करवा रहा है। अब वो तमाम सेल जो इनको ये फंक्शंस परफॉर्म करने में इन्वॉल्व है, वहां SCR का नंबर ज्यादा होगा। वो तमाम सेल जो प्रोटीन की सिंथेसाइजेशन में ज्यादा इन्वॉल्व है, वहां पर इसका नंबर ज्यादा है। देखिए ओवरऑल अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक मेजर रोल देखें या कॉमन फंक्शन देखें RER और SCR का, इट इज एक्चुअली द मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये एक सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है। स्टार्ट में ही मैंने आपको ऑर्गेनेल्स की क्लासिफिकेशन में बता दिया था। तो ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इससे पहले हमने न्यूक्लियस को देखा और इसके अंदर हमने तमाम इनकी मॉर्फोलॉजी को भी स्टडी कर लिया, हमने इनके रोल्स भी देख लिए। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस दो ऑर्गेनेल्स को आज हमने पढ़ लिया। ठीक है बेटा, तो बेटा इस टॉपिक के हवाले से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो वो आप पूछ सकते हैं। आपने इनको बुक से अच्छे तरीके से स्टडी करना है। इससे आगे अभी हमने मजीद कुछ ऑर्गेनेल्स आपस में एसोसिएटेड हैं, जैसा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी है और साथ में लाइसोसोम है। तो उस सिस्टम को हम एक पर्टिकुलर सिस्टम का नाम देते हैं, उस सिस्टम को भी हम स्टडी करेंगे और जैसे जैसे ऑर्गेनेल्स एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है उनको भी हम देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो इतना ही था। इससे रिलेटेड कोई भी आपने क्वेश्चन पूछना हो आप पूछ सकते हैं। आप अपना ख्याल रखें बेटा।